सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें होती है जिन्हें छत पे जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता तो खुद ही को बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप सिंह और द सीनियर सागा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश में हमेशा आपको कुछ ऐसे दिलचस्प लोगों से मिलाना चाहते हमें। तो आज भी हम एक ऐसे फरीदाबाद के पारिवारिक सदस्य से मिलाने वाले हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष है। बल्कि वो 60 वर्ष के तो हैं, लेकिन उनका दिमाग, अंदाज और उनके बोलने का सलीका जो है वो बहुत ही प्यारा है। बहुत ही बच्चों की तरह हमेशा जिंदगी में सीखने की चाहत रखते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते। तो काफी प्रोफेशंस के बाद अपने आप को हर रूप में एनर्जेटिक रखना, चेहरे पे स्माइल रखना, जिंदगी में दोस्तों का साथ देना, परिवार की मर्जी के साथ चलना, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। मेरी बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी। रूबरू करते हैं आज के मेहमान के साथ, सरदार मनमोहन सिंह जी। सत श्री अकाल सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, द सीनियर सागा, रेनबो इन एवरी ड्रॉप। सर, जैसे कि इस प्रोग्राम की हमेशा एक चाहत होती है कि हर शख्स की अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्ट्रगल है, अपने सपने हैं। तो आपके क्या सपने रहे हैं और कैसे उन सपनों को पूरा किया आपने? ऐसे है जी कि पढ़ाई ऑलमोस्ट 20 साल करी। पहले सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में स्कूलिंग करी, फिर 1 साल गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर टूल एंड डाई मेकिंग का डिप्लोमा किया हरियाणा गवर्नमेंट की। उसके बाद फिर अपना काम तो था फादर का, उसके साथ ज्वाइन कर लिया। काम करते थे, काम करते करते जो भी एक्सपीरियंस मिला वो देखते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मन में आया कि अपना कुछ करना चाहिए अलग से। कुछ क्या है कि जनरेशन गैप समझ लीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ लीजिए। हमारे फादर स्ट्रिक्ट थे, वो हमें कई बारी बातें सुनाते थे। तो एक दिन मन में आया कि हम अपने लेवल पे कुछ खुद करेंगे। अच्छा अच्छा। तो मदर से बात की जी कि भाई फादर को बिना बताए कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि 5 पैसे नहीं दूंगी उनको बताए बिना। फिर बैंक से बात की तो भाई मेरे को लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने कहा कितना लोन चाहिए? मैंने कहा 30 लाख। ये उम्र कब थी, मतलब क्या? 1983 की। आई वॉज 23। 23 साल में। हाँ, ये दोस्तों बड़ी जरूरी बात है। 23 वर्षों में हमें यही नहीं पता चलता कि हम करियर को क्या ऑप्ट करें, लेकिन आपने मतलब 23 साल में आपको पैसों की जरूरत पड़ गई थी। हाँ भी अपना काम करना था तो बट ऑब्वियस है पैसे तो चाहिए। बिल्कुल। फिर बैंक से बात की तो उसने मेरे सारा पेपर वर्क उसने बनाया। प्रोजेक्ट तो मैंने दिया उसको, लेकिन सारी वर्कआउट उसने करी। उसने करके फिर फरीदाबाद में उतनी लिमिट नहीं थी पैसे डिस्पर्स करने की, ना दिल्ली में थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। तो पटियाला जाना पड़ा। तो पटियाला में भी अड़चन आ गई। तो वो जो जीएम था बैंक का, उसने कहा अभी ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा अमाउंट, 23 साल का लड़का और 30 लाख मांग रहा है। तो फिर मैंने उसको कहा अभी क्या जस्टिफिकेशन है बता दो। बिल्कुल। तो 1 घंटा सोचने के बाद कहा अभी जितनी तेरी उम्र है उतने दे दूंगा, 23 लाख दे दूंगा। तो 23 लाख रुपया बहुत बढ़िया सैंक्शन हुआ जी। अकाउंट खोला, फिर अपना कारोबार में लग गए पैसे। तो सबसे बड़ी बात थी मशीनरी भी फादर से लेनी थी। अच्छा। तो सबसे पहला ड्राफ्ट फादर के नाम से ही बनाया। तो उनसे मशीनरी ली, उन्होंने दे दी, ड्राफ्ट रख लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने टैक्स काटने के बाद बाकी के पैसे 1 हफ्ते के बाद वापस दे दिए। अच्छा, तुम अपने बिजनेस में लगा लो। लेकिन एक बात साथ में कह दी, अगर कोई पैसे मांगने वाला घर पे आ गया तो गेट आउट। ये पंजाबी परिवारां ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ। लेकिन इतना दी नौबत कभी नहीं आई। अच्छा। तो काम चलाया, फर्स्ट क्लास चलता रहा काम। और कोल इंडिया लिमिटेड का काम भी करा, सारी ट्रांसपोर्ट्स जितनी थी, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज। शुरुआत से ही आप ऐसे ही थे? बचपन में पढ़ाई के टाइम पर हर बंदा ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद एक स्टेबल प्रोफेशन में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, या अपने ही बिजनेस में जाकर स्टेबिलिटी जाऊं। आपने इससे हटके क्यों मतलब एक आउट ऑफ फ्रेम वर्क करना पसंद किया? ऐसे है जी, पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे हम,
वी वर एवरेज, यू कैन से बैक बेंचर्स थे हम। तो बैक बेंचर्स थे, लेकिन बैक बेंचर्स की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, वो रिस्क ले जाते हैं, दूसरे नहीं लेते। तो हमारे कभी नौकरी करने की तो सोची नहीं। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा कुछ व्यू होता था कि नहीं पढ़ाई? नहीं, चांस मिले। चांस तो मेरे को यूके से भी मिला कि तू आजा यहाँ ज्वाइन कर ले, एक कंपनी थी। तो मेरे को चांस केनिया में भी मिला, एक जियोथर्मल लगना था, उन्होंने कहा कि तू हमारे पास रुक जा, लेकिन नहीं किया। फादर कहते थे कि अपना काम कौन करेगा, फिर अगर नौकरियां करनी है तो नौकरी करने की तो ड्रॉप ही कर दिया। तो अपना ही काम करते रहे। तो अपने काम में ठीक है, दाल रोटी मिलती थी फर्स्ट क्लास, इज्जत भी थी, और करते रहे। शौक तो थे करने के काम, शौक तो चाहिए, शौक तो था ही। बिना इंटरेस्ट के कुछ भी चीज नहीं है जी। देखो, उसमें मेहनत जरूर ज्यादा लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है अपने काम में, तो इसलिए अपना काम करना ही बेटर समझा। आज तक अपना ही कर रहे हैं। वैसे भी साडा काम ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਰਬਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। और उसके बाद फिर वो प्लांट ड्यू टू टैक्सेशन प्रॉब्लम्स हमने बेंगलोर में सेल आउट कर दिया। अच्छा। तो लेकिन अपना दूसरा काम तो करते ही रहे साथ में, और काम करते करते विच काफ़ी चांस आए, और भी बिजनेस शुरू किया। आपने इतने बिजनेस चेंज किए, ठीक है, और हर बिजनेस के बाद आपको एक तरह से मोटिवेशन मिला, या किस तरह से आपने ये काम करने की जज्बे अपने अंदर पैदा किए? तो मुझे थोड़ा सा इनका ओवरव्यू बताओगे, किस तरह से आपने कौन सा प्रोफेशन चेंज करते रहे? एक्चुअली प्रोफेशन तो ज़रूरत के हिसाब से चेंज किए गए। बेसिक बिजनेस तो इंजीनियरिंग था, वो तो आज भी है, उसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे करे काम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के काम करे। अच्छा। उनके रिसर्च सेंटर्स में काम करे। जहाँ कोई एक फॉरेन की कंपनी थी, एपीकॉम इटली की, उसके साथ जुड़े रहे। मतलब फॉरेन के भी प्रोजेक्ट आपको मिलते रहे? आज भी एक कंपनी है जो रिसर्च करती है इंजन्स पे, और ये वो सेंसर्स बनाते हैं, किसलर, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि हमारा टूल रूम टाइप काम है शुरू से ही, तो टूल रूम का काम तो आज भी कर रहे हैं। तो लेकिन बीच में जो प्रोजेक्ट और लगाए वो भी चलाए और करते रहे। और वैसे भी क्या है कि सारे लोग ना प्रोडक्शन के काम एक जैसे काम करते हैं, हमारे को कोई एक जैसा काम नहीं देता। हमारे को तो कोई जो बुलाते हैं वो कोई फसे हुए काम के लिए बुलाते हैं। या सर ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਜਟ ਹੋਇਆ। NPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਸੀ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, आई के गुजराल सी उस टाइम पे, उन्होंने नाल भी मिले। सर, आजकल के जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट बिजनेस की बारीकियों की बात करूं या बिजनेस इनसाइड की बात करूं तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे है
आज की डेट में अगर किसी यंगस्टर को बोलो ना एक लेटर लिख दे, तो उससे लेटर नहीं लिखी जाएगी। ही डोंट हैव द कंटेंट। वो लेटर लिखना भी अपने आप में आर्ट था, न्यूज़पेपर पढ़ना भी अपने आप में एक हैबिट है। तो अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज़रूर ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं तो यही राय दूंगा। ऐसे मैं एक एडवाइस और देनी चाहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मार्केटिंग, अपना बिजनेस और उसमें अपना ट्रेडमार्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है। अगर उसको अपनाया जाए तो आदमी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। और इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। क्योंकि वो आपका अपना है। और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। ज़िंदगी जीने का जो एक सही तरीका तभी मिलता है जब आप कहीं ना कहीं अपने आप में वो जज्बा पैदा करते हो। दोस्तों, ये कभी मत सोचो कि आप एक बार हार गए हो तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अ लिटिल बैंड इज़ नॉट अ एंड। लिटिल बैंड हमेशा आपको ज़िंदगी में एक नई उड़ान भरने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, एक छोटी सी चिंगारी मिलती है। बस उसी का इंतज़ार करें और आगे बढ़ें। यही दुआ के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और सत्र के साथ, एक और एपिसोड के साथ। और आपके प्यार और अपने स्नेह के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब्स का हमें इंतज़ार हमेशा की तरह रहेगा। और हमें मोटिवेशन देने के लिए यदि आपको लगता है कि कोई परिवार का सदस्य इस एपिसोड में शामिल हो सकता है तो हमें कमेंट्स में उनका नाम, उनका नंबर दीजिए। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी यकीनन। इस दावे के साथ अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।